हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकेंड लेक्चर है, जो लेक्चर होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। इसका पहला लेक्चर एलिमेंट्री कैनाल पर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसको ज़रूर देखिएगा। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बीपीएससी टीआरई 1, 2 एंड 3 में पूछे हुए सवाल भी शामिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हमें पढ़ना है वो तीन तरीके का पढ़ना है: सिलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। सबसे पहले बात करते हैं सिलिवरी ग्लैंड का। सिलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के बाहर में होता है और ये सिलेवरी जूस सिक्रीट करता है डक्ट के द्वारा डायरेक्ट बक्कल कैविटी में। और ये सिलिवरी ग्लैंड जो होता है ये नेचर में एक्सोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है नेचर में। ठीक है, याद रखिएगा। ये सलाइवा, इसका जो जूस जो होता है ना वो सलाइवा होता है। ये सलाइवा आपके ओरल कैविटी में सिक्रीट करेगा। ये सलाइवा हमारे माउथ और टीथ को भिगोता है, यानी मॉइस्चर करता है और साफ भी करने में मदद करता है। तो चलिए फर्दर बात करते हैं सिलिवरी ग्लैंड का। तीन पेयर का होता है सिलिवरी ग्लैंड, तीन पेयर। पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसको याद रखिएगा, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड्स की बात करें तो इस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होता है ये कान के पास में होता है। डायग्राम देखिए यहाँ पर, यहाँ डायग्राम देखिए लगाए हुए राइट साइड में। कान के पास में पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, दोनों कान के पास में होगा पैरोटिड ग्लैंड। ये पेयर में होते हैं, यानी दो पाए जाते हैं। ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं डक्ट में, डायरेक्ट डक्ट में सलाइवा सिक्रीट करते हैं और डक्ट के सहारे ये हमारे माउथ में आकर सिक्रीट हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, आशा करता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि मम्प्स वायरस, जिससे एक डिजीज होता है, इसको बोलते हैं गलसुआ डिजीज, गाल फूल जाता है। तो मेनली करता क्या है, ये मम्प्स वायरस इसी पैरोटिड ग्लैंड्स को अटैक कर देता है, जिससे हमारा गाल सूज जाता है। तो कल को सवाल आ सकता है कि मम्प्स वायरस किस सलाइवरी ग्लैंड को अटैक करता है। याद रखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये ग्लैंड माउथ के फ्लोर पर ये लोकेटेड होता है। डायग्राम में देखिए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ देखिए माउथ के नीचे, दांत के पीछे में माउथ के नीचे ये लोकेटेड है। ये अपना सलाइवा डक्ट में सिक्रीट करता है। उस डक्ट का नाम है सब मैंडिबुलर डक्ट। कभी कभी डायरेक्ट डक्ट का नाम से पूछ देता है सवाल, तो भी याद रखिएगा। अगेन ये पेयर्ड में होंगे, दो होगा। सब मैंडिबुलरी संख्या में दो होते हैं, याद रखिएगा। तीसरा जो ग्लैंड है वह है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स अगेन दो होगा और ये टंग के पास होते हैं। टंग, यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ पर टंग होता है। टंग के नीचे में ये ग्लैंड पाए जाते हैं। ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स सलाइवा को अपने डक्ट में सिक्रीट करता है। उस डक्ट का नाम है रिविनस। ये इंपॉर्टेंट है, कल को बीपीएससी आपसे पूछ सकता है कि उस डक्ट का नाम बताइए जिसके थ्रू सब लिंगुअल ग्लैंड अपना सलाइवा माउथ में सिक्रीट करता है। तो आपसे डक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, ये संभावना बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में। अगर बात करें तो इसमें 99.5% पानी होता है और 0.5% में सॉलिड्स होता है। कौन कौन सा सॉलिड होगा आइए देखते हैं। सलाइवा क्लियर होगा, नेचर में एल्कलाइन होता है, याद रखिएगा। सलाइवा एल्कलाइन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा सलाइवा का सेक्रेशन एल्कलाइन है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, क्या है, पूछ सकता है। विस्कस होता है, गाढ़ा सेक्रेशन होता है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ इसको आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। कौन कौन सा आयंस है? सोडियम, पोटेशियम,
क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड फॉस्फेट आयंस, ये सारे आयंस इसमें पाए जाते हैं। आयंस के अलावा भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इनग्रेडिएंट होते हैं, उसका नाम जान लीजिए। म्यूसिन होते हैं, लाइसोजाइम, याद रखिएगा लाइसोजाइम काफी इंपॉर्टेंट है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को तोड़ देता है, याद रखिएगा। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। सलाइवरी अमाइलेज, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि आपके स्टार्च पर काम करता है, स्टार्च को तोड़ के क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, इसको याद रखिएगा। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पर काम करेगा, तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लिंगोलाइपेज, ये लाइपेज क्या है, ये लाइपेज आपके फैट को तोड़ता है, फैट का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, इसको भी याद रखिएगा। लास्ट में इसमें एक एंटीबॉडी होता है, IgA एंटीबॉडी, दिस इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो याद रखिएगा, बॉडी में जहां भी फ्लूइड का सिक्रीशन होगा वहां पर IgA पाया ही जाता है। तो यहां तक उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। और अभी अभी हाल ही फिलहाल में ये बिहार बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि वे लोग बिहार STET 2026 लेने वाले हैं, जिसका आवेदन 17 अगस्त से फिल किया जाएगा। तो उसमें भी जो बच्चे क्लास 11-12 में बैठने के लिए जो पात्रता परीक्षा पास करेंगे, साइंस में खास करके जूलॉजी में, उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लीवर। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसकी बात करते हैं। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, स्किन के बाद, स्किन तो सबसे बड़ा है, स्किन के बाद साइज में लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसका वजन होता है 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम का वजन होता है एक एडल्ट ह्यूमन में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर लीवर का डायग्राम बना, ये लीवर का डायग्राम है, मैंने बना कर रखा है लीवर का डायग्राम। लीवर का डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये लीवर है, ये लीवर। लीवर कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट में, बिलो द डायफ्राम। यहाँ देखिए डायग्राम में, देखिए ये डायफ्राम है, इसी डायफ्राम के नीचे में ये आपका लीवर पाया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में कंठस्थ आ गया, उम्मीद करता हूं। अब बात करेंगे लीवर के एनाटॉमी की बात करें, यानी जब लीवर को बाहर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है। लीवर में 2 लोब्स होता है, एक बड़ा राइट लोब, आइए डायग्राम में देखिए, ये है राइट लोब्स, राइट लोब से बड़ा सा दिख रहा है, और एक छोटा सा लेफ्ट लोब, ये लेफ्ट लोब आपको दिखा दिया मैंने, लेफ्ट लोब। तो 2 लोब है, दाहिना बड़ा लोब, बायां लेफ्ट लोब। समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं मैं समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं लीवर के हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है जब लीवर के सेक्शन को कट करेंगे तो उसमें सेल कैसे अरेंज है, किस टाइप का सेल पाया जाता है, किस टाइप का टिश्यूज पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो लीवर की हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो लीवर में मेनली 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट सेल्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं 3 प्रकार के। पहला है हेपेटोसाइट, इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में, हेपेटोसाइट। दूसरा है बाइल कैनालिक्यूली, तीसरा है हेपेटिक साइनोसाइट्स। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे, ये सवाल ऑप्शन देकर पूछा है बीपीएससी टीआरई में। तो हेपेटोसाइट, बाइल कैनालिक्यूली एंड हेपेटिक साइनोसाइट्स। क्लियर हो गया हुआ, याद भी हो गया हुआ हिस्टोलॉजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन हिस्टोलॉजी को देखते हैं 1 by 1। सबसे पहला हिस्टोलॉजी में देखेंगे हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स की अगर हम बात करें, लीवर का ये मेजर फंक्शनल सेल होता है, सबसे मेजर फंक्शनल सेल, यही काम करता है लीवर में। ये हेपेटोसाइट कहाँ है, आइए ये मैंने लीवर का डायग्राम यहाँ बनाया है, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, इसमें देखते हैं हेपेटोसाइट कहाँ है। ये देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा,
ये देख रहे हैं सिंगल सिंगल सेल, ये सिंगल सेल, एक रेक्टेंगुलर सेल दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर सेल। यही रेक्टेंगुलर सिंगल सेल क्या है, आपका हेपेटोसाइट है। क्या है, हेपेटोसाइट है। क्लियर हो रहा है, जो मैंने रेड लाल से घेरा है सिंगल सिंगल सेल, यही है हेपेटोसाइट, यही है हेपेटोसाइट। क्लियर हो गया, यहाँ पर लेवल भी कर रखा है हेपेटोसाइट। क्लियर हुआ हेपेटोसाइट, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये हेपेटोसाइट बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हैं, जिसको हेपेटिक लैमिने कहते हैं। आइए डायग्राम में आपको दिखाते हैं हेपेटिक लैमिने कहाँ है। ये देखिए, ये हेपेटिक लैमिने हो गया। फिर ये हेपेटिक लैमिने कैसे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। ये सेल क्या है, आपस में अरेंज हुए हैं, 3 डायमेंशनली अरेंज करके सीट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी डायमेंशनली सीट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेपेटिक लैमिने कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटिक लैमिने। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। यहाँ लिखा भी है हेपेटिक लैमिने क्या है, प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट 1 सेल थिक। ये हेपेटोसाइट प्लेट बना दिखा ना, प्लेट की तरफ फैला हुआ है। प्रत्येक हेपेटोसाइट दूसरे से अटैच है। अब अटैच होते होते एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ये प्लेट लाइक हेपेटोसाइट स्ट्रक्चर जो है, ये हेपेटोसाइट जो बनाया हेपेटिक लैमिनी, ये बॉर्डर्ड है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। किससे, इंडोथीलियल लाइंड वैस्कुलर स्पेसेस से, जिसको हेपेटिक साइनोसॉइड्स कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं डायग्राम में हेपेटिक साइनोसॉइड्स क्या है। ये देखिए, ये हुआ हेपेटिक लैमिने, दूसरा हेपेटिक लैमिने यहाँ है, ठीक है। अब इसमें आपको हम दिखाते हैं हेपेटिक साइनोसाइड्स। ये देखिए, ये देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये है हेपेटिक साइनोसाइड्स। ये जो आपका बना है हेपेटिक लैमिने, इसी के एडजेसेंट में क्या है, हेपेटिक साइनोसाइड्स है। ये ब्लड कैपिलरीज होता है, इसके अंदर में इंडोथीलियल सेल का लाइनिंग है, इसीलिए कहा गया है इंडोथीलियल लाइंड वैस्कुलर स्पेसेस कॉल्ड हेपेटिक साइनोसाइड्स। समझ में आपको आ गया होगा। जितना यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का, ये सब क्या है, ये सब है हेपेटिक साइनोसाइड्स। क्लियर हो गया, समझ में आई होगी बात, उम्मीद कर रहा हूं। अब ये जो हेपेटोसाइट सेल है, ये बाइल भी सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, बाइल को सीक्रेट करता है। ये बाइल पीला कलर का होता है, ब्राउनिश भी हो सकता है, ओलिव ग्रीन लिक्विड होता है, जो हेपेटोसाइट सीक्रेट करता है। और यही बाइल बाद में गोल ब्लैडर में जा करके स्टोर हो जाता है और उसको फर्दर कंसंट्रेट किया जाता है। तो समझ में आपको आ गया कि हेपेटोसाइट फंक्शनल सेल होता है। यही हेपेटोसाइट मेटाबॉलिक फंक्शन भी मेटाबॉलिक फंक्शन दिखाता है, सिक्रेटोरी फंक्शन दिखाता है। सिक्रेटोरी में बाइल को सिक्रेट करेगा। इंडोक्राइन फंक्शन भी दिखाता है। इंडोक्राइन में क्या करेगा, इंडोक्राइन फंक्शन में ये हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और मेटाबॉलिक में लिपिड का मेटाबॉलिज्म करेगा, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। ये सारा काम हेपेटोसाइट का है। प्लस यही हेपेटोसाइट सेल बहुत सारे आपस में अरेंज होकर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हेपेटिक लैमिने कहते हैं। और ये हेपेटिक लैमिने हेपेटिक साइनोसाइट से दोनों तरफ से बॉर्डर्ड होते हैं। ये स्लाइड अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, अब मैंने समझा दिया आपको, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करेंगे बाइल कैनालिक्यूली की। किसकी बात करेंगे, बाइल कैनालिक्यूली की। ये जो बाइल कैनालिक्यूली है, ये छोटा सा डक्ट होता है जो 2 हेपेटोसाइट के बीच से निकलता है। चलते हैं पिछले स्लाइड में और आपको दिखाते हैं बाइल कैनालिक्यूली। आइए पिछले स्लाइड में, यहाँ देखिए, ये देखिए डायग्राम में, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है आपका बाइल कैनालिक्यूली, ये है बाइल कैनालिक्यूली। ये क्या है, ट्यूबुलर डक्ट है, देख रहे हैं, हेपेटोसाइट के बीच से निकला हुआ है, हेपेटोसाइट के बीच से निकला हुआ है। जब हेपेटोसाइट बाइल सिक्रीट करता है तो यही बाइल कैनालिक्यूली उस बाइल को कैच कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ये बात समझ में आ गई होगी, आशा करो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और कंटिन्यू करते हैं बाइल कैनालिक्यूली को।
अब देखिए, लीवर में जब बाइल सिक्रेट हुआ और ये बाइल सिक्रेट होने के बाद में फाइनली ये ड्यूडेनम में जाकर के ड्यूडेनम में जाकर के पोर करता है। तो सवाल है लीवर से कैसे निकला, किन किन रास्तों से होते हुए लीवर से निकला और ड्यूडेनम में गया, उसी पाथवे के पढ़ते आइए। मैंने आपको कहा था कि हेपेटोसाइट बाइल को सिक्रेट करेगा, याद रखिएगा। बाइल कैनालिक्यूली जो स्मॉल डक्ट है ये बाइल को कलेक्ट कर लेगा हेपेटोसाइट से। यहां तक आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं। जब बाइल कैनालिक्यूली में चला गया तो बाइल कैनालिक्यूली से ये बाइल डक्ट्यूल्स में चला जाए। समझ पा रहे होंगे, आशा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिर ये बाइल डक्ट्यूल से निकल करके बाइल डक्ट्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बाइल डक्ट्स में चला जाएगा। अब क्या होगा, बहुत सारे बाइल डक्ट आपस में मर्ज कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में बड़ा सा राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। इसको डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये है आपका राइट हेपेटिक डक्ट और ये है आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। यहां तक आपको समझ में 100% आया कि बहुत सारा बाइल डक्ट आपस में मिल जाएंगे। मिलने के बाद में राइट लोब में लार्जर राइट हेपेटिक डक्ट बनाएंगे, लेफ्ट लोब में आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बना देंगे। यहां तक आप समझ गए, उम्मीद कर रहा हूं। अब क्या होगा कि राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में मिल जाएंगे, एक जगह कन्वर्ज कर जाएंगे और कन्वर्ज करने के बाद में बना देंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट जो लीवर के बाहर में होगा। आइए डायग्राम में दिखाते हैं। ये है कॉमन बाइल डक्ट। देखिए, ये देख रहे हैं ग्रीन कलर में, हरा कलर जो दिख रहा है, ये क्या है? हरा कलर में, सॉरी, ये कॉमन बाइल डक्ट है। उससे पहले यहाँ आइए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं डक्ट। ये डक्ट क्या है? ये डक्ट है कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्योंकि राइट लोब से निकला डक्ट, लेफ्ट लोब से निकला डक्ट, दोनों मर्ज करेगा तो क्या बना देगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्योंकि लीवर से निकला, इसे नाम रख दिया कॉमन हेपेटिक डक्ट। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में गॉल ब्लैडर से निकला हुआ सिस्टिक डक्ट इससे जाकर के मिल जाएगा। आइए डायग्राम में दिखा देते हैं आपको। यह है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये है आपका गॉल ब्लैडर, यहां से निकला सिस्टिक डक्ट और यहां आके मिल गया। जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल जाएगा तो यहां पर बनाता है क्या? कॉमन बाइल डक्ट। जो हम घेरा, जो बहुत सारा घेरा लगा दिए हैं, डार्क जो घेरा लगाए हैं, ये है कॉमन बाइल डक्ट। जब लीवर से निकला हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से निकला सिस्टिक डक्ट, दोनों डक्ट आपस में मिलेगा तो नाम क्या रख देंगे? नाम रख देंगे उसका कॉमन बाइल डक्ट। क्या यहां तक समझ में आया बढ़िया से? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जब हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिल गया तो नाम रख दिए कॉमन बाइल डक्ट, और इस कॉमन बाइल डक्ट में बाइल आ चुका है। अब ये बाइल कॉमन बाइल डक्ट से क्या होगा? छोटी आंत के पहले पार्ट ड्यूडेनम में जाकर के पोर हो जाएगा वाया। अब देखिए क्या होगा कि ड्यूडेनम में जब कॉमन बाइल डक्ट अपना बाइल लेकर के जाएगा, ठीक उसी समय पैनक्रियाज से निकलेगा क्या? पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाएगा और कहला जाएगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए डायग्राम में, ये जो देख रहे हैं लंबा सा जो दिख रहा है, ये पैनक्रियाज है, और ये पैनक्रियाज में जो बीच में दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो हरा कलर का डक्ट आ रहा है ऊपर से, यही है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट इस ब्राउन कलर के पैनक्रियाटिक डक्ट से जब मिल जाएगा, और मिलने के बाद जब ये खुलेगा ड्यूडेनम में, तो इसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यही हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बाइल को क्या करेगा?
ड्यूडेनम में सिक्रीट कर देगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। कॉमन बाइल डक्ट जो बना था सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट से, ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से मिला तो बना दिया हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में जब बाइल आया तो इसने बाइल को लेकर के छोटी आंत के ड्यूडेनम में डाल दिया। यहां तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। इसी उम्मीद से यहाँ देखिए नोट में मैंने बाइल के बारे में लिखा है कि बाइल को हेपेटोसाइट निकालता है। ये लिपिड को लिपिड चूंकि जल्दी सॉल्युबल नहीं होता है, जल्दी डाइजेस्टेबल नहीं होता है, तो लिपिड को बाइल इमल्सिफाई करके उसको डाइजेस्ट करने में आसानी कर देता है। बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन ये बाइल को पीला कलर देता है। और जब यही बिलिरुबिन बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बिलिवर्डिन बाइल को ग्रीन कलर देगा। इस पर सवाल पूछा गया है इसलिए बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तीसरा कंपोनेंट ऑफ लीवर, दैट इज हेपेटिक साइनोसाइड्स। हमने हेपेटोसाइट के बारे में बात कर लिया, बाइल कैनालिक्यूली के बारे में बात कर लिया, अब बात करेंगे हेपेटिक साइनोसाइड्स। ये काफ़ी ज़्यादा परमिएबल ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरी परमिएबल है, मतलब इसमें छिद्र बहुत सारा होगा, इससे फ्लूइड बाहर अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन रोज ऑफ हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट जो सेल है उसी के बीच में पाया जाता है ब्लड कैपिलरीज। आइए दिखाते हैं। देखिए ये है आपका ग्रीन कलर में, ये है ग्रीन कलर में क्या? हेपेटिक साइनोसाइड। इस हेपेटिक साइनोसाइड्स के ऊपर में आपका हेपेटोसाइट है, नीचे में भी क्या है? हेपेटोसाइट है। तो हुआ ना, हेपेटोसाइट के रोज के बीच में पाया गया ना हेपेटिक साइनोसाइड्स। तो जितने भी यहाँ ग्रीन कलर दिख रहे हैं, जितने भी ग्रीन कलर दिख रहे हैं, ये सब क्या है? दिस इज हेपेटिक साइनोसाइड, दैट इज ब्लड कैपिलरीज है। ये इसमें छिद्र होता है, परमिएबल है, आसानी से फ्लूइड अंदर बाहर आ सकता है, जा सकता है। आए समझ में बात? कोई समस्या किसी को नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हेपेटिक साइनोसाइड्स का काम क्या है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है हेपेटिक आर्टरी से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है हेपेटिक पोर्टल वेन से। आइए आपको डायग्राम में दिखाते हैं। डायग्राम में दिखाते हैं कि हेपेटिक आर्टरी कहाँ है। ये शायद आगे वाले डायग्राम में होगा। हाँ यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देख रही है, यहाँ देखिए, मैं डायग्राम पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है, और यहाँ पर ये बगल से गुजरा है हेपेटिक पोर्टल है। हेपेटिक पोर्टल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हेपेटिक साइनोसाइड्स में, ठीक है, और हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन से भरा ब्लड गया हेपेटिक साइनोसाइड्स में। और ये फर्दर हेपेटिक साइनोसाइड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जा करके सेंट्रल वेन में पोर कर देता है। यहीं पर सेंट्रल वेन है जहाँ जाकर पोर करता है। इसको हम समझाएं कुछ देर में। तो मैंने हेपेटिक साइनोसाइड आपको समझा दिया। चलते हैं पिछली स्लाइड में। तो यहाँ तक आप समझ गए कि हेपेटिक आर्टरी जिसने ऑक्सीजन से भरा ब्लड लाया और हेपेटिक पोर्टल वेन जिसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, इसने हेपेटिक साइनोसाइड्स में पोर कर दिया। और ये हेपेटिक साइनोसाइड क्या करेगा? यहाँ सेंट्रल वेन में जा करके ब्लड को पोर कर देगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रांच किसका है? हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच है। यहाँ किसका ब्रांच है? यहाँ हेपेटिक पोर्टल वेन का ब्रांच है। तो पोर्टल वेन ने ब्लड दिया डीऑक्सीजनेटेड, हेपेटिक आर्टरी ने ब्लड दिया ऑक्सीजनेटेड। ये गया हेपेटिक साइनोसाइड्स में और हेपेटिक साइनोसाइड्स ने ब्लड को सेंट्रल वेन में भेज दिया। और आगे सुन लीजिए, ये जब ब्लड सेंट्रल वेन में गया तो ये सेंट्रल वेन से जाएगा फर्दर किसमें? हेपेटिक वेन में जाएगा। किस में जाएगा? हेपेटिक वेन में जाएगा। हेपेटिक वेन में जाएगा। और ये ब्लड हेपेटिक वेन से जाएगा फिर फर्दर कहाँ? इन्फेरियर वेन में जाएगा। इन्फेरियर वेना कावा में जाएगा। इन्फेरियर वेना कावा में जाएगा। इन्फेरियर वेना कावा में जाएगा। और इन्फेरियर वेना कावा से ये ब्लड फाइनली कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है आपको समझा दिया। अब देखिए,
इसी हेपेटिक साइनोसाइड्स यानी ब्लड कैपिलरीज में कुछ फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं जिनका नाम है एस्टिलेट रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स या हेपेटिक माइक्रोफाजेज। इसका काम क्या है, इस फैगोसाइट्स का क्या काम है, इसका काम क्या है, ये वाइट और रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया और अदर फॉरेन मैटर जो डेड हो जाता है उनको ये फैगोसाइटिक सेल खा जाता है। यही काम है फैगोसाइटिक सेल का, जो कि हेपेटिक साइनोसाइट्स में प्रेजेंट रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ, लीवर में हमने आपको पढ़ाया हेपेटोसाइट, फिर पढ़ाया बाइल डक्ट सिस्टम, फिर पढ़ाया हेपेटिक साइनोसाइट्स। ये तीनों कंपोनेंट जो लीवर में पाया जाता है, ये तीनों कंपोनेंट आपस में अरेंज होकर के एक पर्टिकुलर एनाटॉमी में अरेंज हुए। उस एनाटॉमी और फंक्शनल यूनिट का नाम है हेपेटिक लोब्यूल। ये जो हेपेटिक लोब्यूल है, जिसको हमने फंक्शनल एंड एनाटॉमिकल यूनिट्स कहते हैं, इसी हेपेटिक लोब्यूल में हेपेटिक साइनोसाइड्स, बाइल डक्ट सिस्टम और हेपेटोसाइट, ये तीनों इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होता है। ये वे ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है, ये वे ऑफ अरेंजमेंट है हेक्सागोनल। देखिए यहाँ देखिए मैंने दिखा रखा है हेपेटिक लोब्यूल का। हेपेटिक लोब्यूल इस तरीके से हेक्सागोनल मोड में अरेंज रहता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं। तो अब बात करेंगे हेपेटिक लोब्यूल के बारे में। हेपेटिक लोब्यूल क्या है, ये लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब प्रत्येक लीवर हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक हेपेटिक लोब्यूल हेक्सागोन के साइज में अरेंज है। ये डायग्राम यहाँ देखिए, हेक्सागोन के साइज में अरेंज है। अब आइए थोड़ा हेक्सागोन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हेक्सागोन के सेंटर पर, सेंटर की बात करें तो आइए डायग्राम में ये सेंटर है, प्रत्येक हेक्सागोन का ये सेंटर है, इस हेक्सागोन का ये सेंटर है, इस हेक्सागोन का ये सेंटर है और ये थर्ड वाले हेक्सागोन का ये सेंटर है। प्रत्येक सेंटर पर क्या है, एक सेंट्रल वेन यहाँ पर लोकेटेड है। अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रल वेन के बारे में कि यही सेंट्रल वेन है जहां पर हेपेटिक साइनोसाइड अपने कंटेंट को इसी सेंट्रल वेन में अपलोड कर देता है, लोड कर देता है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। और इसी सेंट्रल वेन से निकला है हेपेटोसाइट और हेपेटिक साइनोसाइड, वहां से इस तरह से रेडिएट किया है, बाहर में इस तरह रेडिएशंस किए हुए हैं, मतलब कि बाहर में रेडिएट निकला हुआ है, इस तरह से निकला हुआ रेडिएट करके बाहर में क्या क्या निकला है, हेपेटोसाइट निकला हुआ और हेपेटिक साइनोसाइड्स निकला हुआ है। अब देखिए प्रत्येक यहाँ जो हेक्सागोन है, इस हेक्सागोन के 3 कॉर्नर पर, और हम मान लेते हैं इस हेक्सागोन की बात करते हैं, इस हेक्सागोन को मैंने बाहर यहाँ निकाल कर रखा है। प्रत्येक हेक्सागोन के 3 कॉर्नर पर क्या है, एक पोर्टल ट्रायड है। पोर्टल ट्रायड का मतलब यहाँ पर 3 ब्रांच है। किस चीज का 3 ब्रांच है, आइए यहाँ ध्यान दीजिए। पहला ब्रांच है पोर्टल ट्रायड का, वह है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, मतलब इस पोर्टल ट्रायड से एक हेपेटिक आर्टरी निकलता है। दूसरा यहाँ से एक हेपेटिक पोर्टल वेन निकलता है। तीसरा यहाँ से बाइल डक्ट का एक डक्ट निकलता है। तो इस पोर्टल ट्रायड से 3 प्रकार का डक्ट निकला है, 3 प्रकार की चीजें निकली। एक है आर्टरी, दूसरा है पोर्टल वेन और तीसरा है बाइल डक्ट। और यही बाइल डक्ट ना यहाँ से बाइल निकालेगा, हेपेटिक आर्टरी आएगा, पोर्टल वेन आएगा और ये जाकर क्या करेगा, अपने कंटेंट को सेंट्रल वेन में अपलोड कर देता है वाया हेपेटिक साइनोसाइड्स। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और पूरा का पूरा हेपेटिक लोब्यूल ग्लिसन्स कैप्सूल से घिरा हुआ है। लीवर का हेपेटिक लोब्यूल ग्लिसन कैप्सूल, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, उससे घिरा हुआ है। यहां तक आपको समझ में आया, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लीवर यहां कंप्लीट हो गया, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछेगा, जो सवाल आएगा यहीं से सवाल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
लीवर के कुछ फंक्शंस की हम बात कर रहे थे। लीवर क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम, लीवर बाइल को सिक्रेट करता है, क्योंकि यही बाइल फैट को एब्जॉर्ब करने में मदद मदद करता है। इस बाइल में क्या क्या पाया जाता है, ये इस बाइल में पानी है, बाइल सॉल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल पिगमेंट है, बहुत सारे इसमें आयंस भी होते हैं, याद रखिएगा। इस बाइल का पीएच होता है 7.6 से 8.6 तक होता है। दूसरा, ये बाइल वही बताया मैंने, लिपिड को क्या करता है, कैसे लिपिड को एब्जॉर्ब करता है। लिपिड ग्लोब्यूल्स, जो बड़े बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स है, उसको तोड़ के छोटा छोटा लिपिड ग्लोब्यूल्स बनाया जाता है, फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। लीवर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करता है, यानी जब ग्लूकोज का कमी हो तो ग्लूकोज बना देगा, मानी हाँ ग्लूकोज बनाएगा, प्लस ग्लाइकोजन को तोड़ को भी ग्लूकोज बनाता है। और एक और बात, जब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कुछ ट्राइग्लिसराइड्स को हेपेटोसाइड, जैसे कि बॉडी में एक्सेस लिपिड हो गया तो उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा, प्लस कुछ फैटी एसिड को तोड़ करके क्या करेगा, एटीपी बनाता है, ठीक है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म भी करता है, जैसे कि अमाइनो एसिड से NH2 को हटा करके ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ताकि कार्बोहाइड्रेट को बनाया जा सके, फैट्स को बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे ड्रग्स को प्रोसेसिंग करता है, जो भी ड्रग्स और हार्मोन्स होता है, जैसे कि ड्रग्स बॉडी में, जैसे किसी ने अल्कोहल पी लिया, नशा किया, उसको डिटॉक्सिफाई करता है हमारा लीवर। साथ ही साथ ये पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स, इसको भी सिक्रीट करता है, ताकि इससे हमारा बॉडी बचा रहे। स्टोरेज की बात, ये स्टोर भी करता है, क्या स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, वाइटामिन्स A, B12, D, E, K और मिनरल्स, इसको भी ये स्टोर करता है। ADE जो आपका वाइटामिन है, ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, इसको ये स्टोर करके रखता है। फैगोसाइटोसिस, जैसे कि एस्टिलेट रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होता है, जिसको कफर सेल्स कहते हैं, ये लीवर में पाया जाता है, और लीवर के रेड ब्लड सेल पुराना हो जाता है, जो मर जाता है, उसको ये खा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। प्लस विटामिन डी को एक्टिवेट करने में स्किन, लीवर, किडनी, तीनों का एक साथ पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब लीवर का लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चंस बना लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर सेल्स फैगोसाइटाइजेस डेड एंड इनएक्टिव आरबीसी। लीवर का कौन सा सेल है जो डेड और इनएक्टिव आरबीसी को मार देता है। अभी बताया था कफर सेल्स, लीवर में कफर सेल्स होता है जो कि डेड और इनएक्टिव आरबीसी को किल करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कलर ऑफ बाइल किस कारण से होता है, बाइल का ग्रीन कलर किस कारण से होता है, ये होता है बिलीवर्डिन के कारण होता है, बिलीवर्डिन। अभी बताया था ना कि जब बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा तो बाइल का कलर ग्रीन कलर हो जाता है बाइल का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट ग्लैंड, जिसका नाम है पैनक्रियाज की बात करें तो आइए डायग्राम में देखते हैं। पैनक्रियाज की बात करेंगे, इसमें 3 पार्ट होता है। एक पार्ट जो ड्यूडेनम के सी शेप में अटैच होता है और जो काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हेड। दूसरा पार्ट होता है बॉडी और लास्ट का पार्ट होता है टेल। तो हेड, बॉडी, टेल, यही 3 पार्ट होता है पैनक्रियाज का। ये ड्यूडेनम में अटैच रहता है वाया डक्ट्स। ड्यूडेनम में सी शेप होता है, कौन सा डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के सहारे ये ड्यूडेनम में जाकर के अटैच हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पैनक्रियाज के हिस्टोलॉजी की बात करें, हिस्टोलॉजी यानी कि पैनक्रियाज में किस टाइप के सेल्स होते हैं, इसकी हम बात करेंगे तो 2 टाइप का सेल होता है। एक होता है पैनक्रियाटिक एसिनी, पैनक्रियाटिक एसिनी जो पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पोर्शन को काम करता है। यानी पैनक्रियाज आपका इंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो पैनक्रियाज का है वह कौन बनाता है, वह बनाता है पैनक्रियाटिक एसिनी। यही है पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट।
और आपको पता है कि एक्सोक्राइन जो होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ये फ्लूइड और डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है जो एल्कलाइन नेचर का होता है। तो मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि आपका पैनक्रियाज है वो मैंने समझा दिया। दूसरा जो सेल होता है उसका नाम है पैनक्रियाटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने इस सेल को खोजा था। ये पैनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट को बनाता है, इंडोक्राइन पार्ट को बनाता है। ये इंडोक्राइन पार्ट करता क्या है? ये इंडोक्राइन पार्ट पैनक्रियाज से हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन, ग्लूकागोन, पॉलीपेप्टाइड, ये तमाम हार्मोन्स को ये सिक्रेट करता है। यहाँ तक आपको पैनक्रियाज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं पैनक्रियाज के बारे में। अब पढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉल ब्लैडर से निकलता है कुछ डक्ट, लीवर से निकलता है डक्ट और पैनक्रियाज से डक्ट निकलता है। इस डक्ट के कॉम्बिनेशन से कुछ डक्ट बनता है, इसको समझ लीजिए। जब गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलता है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और लीवर से जो निकलता है उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। पहले भी बता चुका हूं, ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है, मिलने के बाद में बनाता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इस सब में डायग्राम में आपको दिखा चुका हूं। ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में खुलता है वाया एस्फिंक्टर, जिसका नाम है एस्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है? एस्फिंक्टर ऑफ ओडी। याद रखिए, कभी आपसे पूछ सकता है एस्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक आइलेट्स में किस टाइप का सेल्स पाया जाता है, क्योंकि ये सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। पैनक्रियाटिक आइलेट्स में 4 प्रकार का हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होता है। और हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है इंडोक्राइन पार्ट। तो पैनक्रियाज इंडोक्राइन भी है और पैनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है। तो इसका इंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सिक्रेट करता है। इसमें 4 प्रकार का सेल है। कौन कौन सा? अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करता है, बीटा सेल जो इंसुलिन को सिक्रेट करता है, डेल्टा सेल जो सोमैटोस्टैटिन को सिक्रेट करता है, एफ सेल्स जो पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट करता है। कॉपी पर लिख लीजिए, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन और पॉलीपेप्टाइड का फंक्शन लिख लीजिए। इंसुलिन करता क्या है कि अगर ब्लड में और ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया तो ये ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? ग्लूकोज में। एक्सेस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। और पॉलीपेप्टाइड ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है कि ज़्यादा बना रहा है कि कम बना रहा है। ठीक है, तो ये 4 सेल मैंने आपको समझा दिया और यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया हुआ पैनक्रियाटिक आइलेट्स में कौन कौन सेल होते हैं। क्लियर हो गया? जब क्लियर हो गया तो आइए सवाल को बना लीजिए। इसमें कौन सा ग्लैंड एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है? तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है, पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट ग्लूकागॉन? कौन सा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रेट करता है? अभी पढ़ाया था, अल्फा सेल। अल्फा सेल, अल्फा सेल जिसको वहाँ ए लिखा था, ए नहीं होगा, वो अल्फा ही है, ए मतलब अल्फा। तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रेट करता है। तो क्वेश्चन भी आपसे बनाया जा रहा है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन बन रहा है आपसे। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपने सुना धैर्यपूर्वक, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है उसकी वीडियो पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को पढ़िए,
वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।